Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 मार्च 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ऑस्ट्रिया को। देखो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया के हिस्ट्री के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है बुलंद दरवाज़ा और खानका जो फतेहपुर सिकरी में है इसको बनाने में, क्या ऐसा है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है रेड स्टोन और मार्बल का यूज़ किया गया है बड़ा इमामरा और रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ में है इसको बनवाने में। तो क्या ये मार्बल्स इनको बनवाने में यूज़ किए गए हैं? इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। लेकिन आज का जो थंबनेल वाला आर्टिकल है उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आज एडिटोरियल पे एक आर्टिकल आया है डॉग बाइट को लेकर, तो वहीं पर हम समझेंगे आखिरकार वो क्या है सिनेरियो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से भी लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन का उधार देने वाला है। तो $1 बिलियन का सपोर्ट आएगा वर्ल्ड बैंक की साइड से, और खासकर कौन से पर्पज़ के लिए आएगा, तो इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर ये पैसा वर्ल्ड बैंक की साइड से आने वाला है। उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा की गई है। इस $1 बिलियन से क्या किया जाएगा, इंडिया जो है पूरी तरह से अपने आप को रेडी करेगा हेल्थ सेक्टर के मामले में, प्लस आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर जो पेंडेमिक्स हो सकते हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक था, ऐसे और भी बहुत सारी महामारियां आने वाले समय पर जो भी आती रहेंगी उससे लड़ने के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम काफ़ी मजबूत कर चुके होंगे। क्योंकि पैंडेमिक में यानी कोविड के समय पर भी हमने यही देखा था, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये थी कि हमारा हेल्थ सेक्टर इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, जिसके चक्कर में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, जो कि हम लोग रोक सकते थे। बट अब यहाँ पर उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये एक कदम उठाया गया है। प्लस यहाँ पर जो भी $1 बिलियन आएगा इसको 2 अलग अलग भाग में बांटा जाएगा। $500 मिलियन का एक होगा और $500 मिलियन का एक होगा, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया कि इस $1 बिलियन से हम लोग अपने इंडिया के जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जो मिशंस हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हो गया, इसको सपोर्ट किया जाएगा। इस मिशन को ऑलरेडी हमने अक्टूबर 2021 में लॉन्च कर दिया था। इस मिशन से क्या होगा, हम अपने पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे देश भर में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर ये पैसा लगने वाला है। प्लस उसके बाद जो हम लोग आज के समय पर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उस सर्विस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। प्लस यहाँ पे 7 राज्य टॉप पर रखे गए हैं कि जहाँ पर अच्छी तरीके से पैसा खर्चने वाले हैं वहाँ के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, तो उसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश, केरला, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो इन स्टेट्स के अंदर में जो सर्विस डिलीवरी है बेसिकली उसके ऊपर थोड़ा सा बेहतरी तरीके से फोकस हम लोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ अमाउंट यहाँ पे खर्चने वाले हैं पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम को लेकर। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे जो सरकार के एफर्ट्स है, सरकार लगातार एफर्ट्स लगा रही है कि इंडिया के अंदर में जो भी बीमारियाँ हैं ना उनके ऊपर हम प्रॉपरली निगरानी रख सकें।
है ना, प्रॉपर यहाँ पर उनका एक बार ध्यान रख सकें, उसका एक डेटा अपने पास में रख सकें, ताकि कोई कंसर्न होता है तो उसको लेकर एक कदम उठाया जा सके। तो उसके लिए भी यहाँ पर ये पैसा खर्च करने वाले हैं ताकि जो सरकार का जो ये एफर्ट है उसको और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव किया जा सके। तो उसके लिए भी इस प्रकार से हम लोग ये जो अमाउंट है वो खर्चने वाले हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में इस प्रकार से खर्च जाएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कहीं पर भी हो, खर्चा हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ही जाएगा। उसके बाद में बताया गया इंडिया में जो प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल है उसको वापस से रीडिज़ाइन करेंगे, उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, है ना। जो हमारे पास विलेज वाली फैसिलिटीज़ हैं, खासकर गांव के अंदर प्रॉपर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ केयर की, तो उसको यहाँ पे प्रॉपरली प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो वो बात यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन की जाती है। इतना सा ध्यान रखना, आने वाले समय पर इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने वाली है। तो इस आर्टिकल से पढ़ना क्या है, जो पढ़ना था करंट इशू वो तो आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो कि वर्ल्ड बैंक आखिरकार क्या है, क्योंकि आपका यहाँ पर एक रिवीजन भी हो जाएगा। आज से कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल यही एक बैंक है जो कि इस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। और आपके जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में सिलेबस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का एक टॉपिक है, तो वहाँ से इसको आप लिंक भी कर सकते हो। तो आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक को समझने के लिए जब मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था ना, तो यही वाला पिक्चर मैंने आपको दिखाया था। तो वर्ल्ड बैंक को समझने के लिए एक बेस्ट पिक्चर ये है। सबसे पहली चीज़, छोटी छोटी बातें समझेंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर में। आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब ये वर्ल्ड बैंक बनता कैसे है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक जब बना, जब एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ब्रेटन वुड नाम का एक जो कॉन्फ्रेंस है, जो मीटिंग है वो चल रहा था। अब वो मीटिंग कहाँ पे चल रही थी, लगभग कह सकते हो ये बात है जुलाई 1994 की। ये मीटिंग चल रही थी यूएसए के न्यू हैम्पशायर के अंदर में। तो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर में यहाँ पर क्या किया गया, दो अलग अलग बॉडीज़ को बनाया गया, दो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। और उन दोनों बॉडीज़ का नाम क्या था, एक का नाम था IBRD और एक का नाम है IMF। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IBRD का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दो बॉडीज़ को यहाँ पर बनाया गया। लेकिन कुछ साल बाद क्या होता है, जो ये IBRD नाम की जो बॉडी है ना, यही यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बदल जाती है। यानी इस IBRD नाम की बॉडी को क्या कर दिया हमने, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में बना दिया। तो वर्ल्ड बैंक जब ग्रुप बनकर आया ना, तो इस ग्रुप में हमने लगभग 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी कि मान लो कोई भी देश है, अगर उसको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, तो मेंबर बनने के लिए उसको पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बनना पड़ेगा। तो पहले वो IMF का मेंबर बनेगा, देन उसके बाद ही वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन पाएगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड बैंक कैसे बना, अभी तक आपको समझ में नहीं आया है ना। अभी हम लोग आधी कहानी पढ़ चुके हैं। वो कहानी क्या है कि जो IBRD है उससे क्या कर रहा, हमने वर्ल्ड बैंक ग्रुप को बना दिया। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आप देख पाओगे अलग अलग 5 बॉडीज़ को बनाया गया। और इन 5 बॉडीज़ के जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिख पा रहे होंगे, IBRD, IDA, IFC, ICSID और मीगा। ये 5 बॉडीज़ के अलग अलग नाम हैं। तो अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया हमारा। अब अभी तक वर्ल्ड बैंक नहीं बना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आया है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 5 बॉडीज़ में जब आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग की जो ऊपर की 2 बॉडीज़ हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों बॉडीज़ को अगर आप साथ में मिला देते हो ना, ये दोनों साथ में मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कौन सी 2 बॉडीज़ है जिनसे मिलकर वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, तो IBRD और IDA। अच्छा, इनका काम क्या है, देखो इनका मेजरली काम क्या है ना, ये जितनी भी आप इंस्टीट्यूशंस देखोगे, जितनी बॉडीज़ हैं, इनका एक कॉमन सा काम है, मतलब लमसम यही काम है इनका। काम यह है कि जो भी पुअर कंट्रीज़ हैं, है ना, जो भी देश में गरीब देश हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, उनको लोन प्रोवाइड करवाना जो कि इंटरेस्ट फ्री हो, है ना, जिस पे ब्याज वगैरह ना लिया जाए, है ना। प्लस यहाँ पे उनको अलग से कोई ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ग्रांट ऐसा यानी कि उनको पैसा दे दें हम और वो वापस से ना मांगे, है ना। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ये नज़र आती हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका पर्पज़ ऐसा ही है, सिमिलर है सबका। हाँ, थोड़ा थोड़ा अलग है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर सिमिलर पर्पस देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर जो IFC है, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका भी मकसद क्या है, जो कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करना, वहाँ पर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रो करने में उस देश की मदद करना, उसका फाइनेंशियल मार्केट ग्रो करने में मदद करना, बिजनेस के पर्पस से उसको हेल्प करना। ऐसे यहाँ पर ICSID है, इसका भी काम क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाना, उसको किसी भी देश को यहाँ पर जो भी सफ़र कर रहा है उसको यहाँ पे उधार प्रोवाइड करवाना, ग्रांट प्रोवाइड करवाना। ऐसे यहाँ पर MIGA का काम है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका काम है किसी भी देश के अंदर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको प्रमोट करना।
और खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर में ये एफडीआई को प्रमोट करने का काम करता है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट के मामले को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे ये 5 अलग अलग बॉडीज़ आपको नज़र आती हैं। ये पाँचों बॉडीज़ मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं और इनमें से स्टार्टिंग की जो ऊपर की 2 बॉडीज़ हैं ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक को लेकर पूरा का पूरा डेटा था। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपका वनडे एग्जामिनेशन में आए, चाहे वो आपका यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स में आए, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होने वाला है। अच्छा, क्या है कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर, तो आपने कई बार पढ़ रखा है, मतलब ये आर्टिकल ना मतलब घोट के पी गए हो आप, इतनी बार आपका रिवीजन हो चुका है इस आर्टिकल का, ये वापस से न्यूज़ में आ चुका है। क्या है, चीता के बारे में। आज हम थोड़ा सा इसको कम पढ़ेंगे, बट मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसको बहुत आराम से अटेम्प्ट करना है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो काफ़ी बार। तो बात की जा रही है जो कुनो नेशनल पार्क है ना, कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर में। और मध्य प्रदेश में हमने पिछले कुछ समय पर ढेर सारे चीता मंगाए हैं। कहाँ से, अफ्रीका से। लगभग 20 चीता हम लोगों ने अफ्रीका से मंगाए हैं और मंगाने के बाद में उसको हमने मध्य प्रदेश के अंदर में कोनो नेशनल पार्क के अंदर में रिलीज़ कर दिया। तो कोनो नेशनल पार्क में ये सारे चीता देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया कि देखो एक समय था जब इंडिया में भी ये चीता पाए जाते थे, लेकिन 1950s के आसपास क्या हुआ, वो जो चीता हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, वो प्रजातियां ख़त्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, लंबे समय तक तो कुछ सोचा नहीं। अब यहाँ पे कुछ समय पहले हमने चीता को वापस से री इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया, यानी वापस से इंडिया में लाने का प्लान बनाया। और किस तरीके से लाए हैं, हमने साउथ अफ्रीका से प्लस उसके बाद में यहाँ पर नामीबिया से इन चीता को हमने मंगाया है। ठीक है, तो ये अफ्रीकन चीता हैं, जो अभी भारत में चीता हैं ना वो अफ्रीकन चीता हैं, क्योंकि भारत के खुद के चीता बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि हमने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के अंदर ही इन चीता को क्यों रिलीज़ किया गया। तो इसलिए रिलीज़ किया क्योंकि बोला जाता है कि जो पहले चीता पाए जाते थे ना वो इसी वाले एरिया में पाए जाते थे और ये एरिया इन चीता के लिए काफ़ी सूटेबल माना जा सकता है, ये बताया गया। लेकिन अब क्या रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स ये आती हैं कि जो कोनो पार्क है ना ये चीता के लिए अनसूटेबल है, इनको सूट नहीं कर रहा है। और ऐसा यहाँ पर साइंटिस्ट ने मेंशन किया है। उसके पीछे का रीज़न यह है कि कोनो नेशनल पार्क के अंदर में प्रॉपरली प्रे है ही नहीं, यानी कि चीता को चाहिए शिकार, जैसे चीतल वगैरह खाने का यहाँ पर ये काम करता है। तो बाकी जो बाकी जानवर है ना उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है कुनो नेशनल पार्क में। तो प्रॉपरली इन चीता को खाना नहीं मिल पाएगा, प्रॉपरली ये शिकार नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। और शिकार नहीं कर पाएंगे, कुछ टाइम तक भूखे रहेंगे, तो हो सकता है यहाँ पर चीता की डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि जो 8 चीता हैं वो तो नामीबिया से मंगाए गए, 12 चीता साउथ अफ्रीका से मंगाए गए। ये हमने पिछले साल सितंबर 2022 से लेकर और अभी फरवरी 2023 तक ये काम किया है। इतने सारे चीता इस टाइम पीरियड के अंदर में यहाँ पे मंगाए गए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ जाती है कि हमें थोड़ा सा इस चीज़ को और ज़्यादा एनालाइज़ करना होगा। और अगर हम यहाँ पर चीता को रोकना चाहते भी हैं तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे जो शिकार है, जो दूसरे जानवर है वो प्रेजेंट करने होंगे, ताकि यहाँ पर इन चीता को प्रॉपर जो फूड है वो मिलता रहे। तो मेंशन यही किया जाता है कि यहाँ पर प्रॉपरली आप कह सकते हो जो शिकार है वो प्रेजेंट नहीं है, उसको यहाँ पे इंश्योर करना होगा, उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, तो ये बस खाली इतना सा आर्टिकल में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ओवरऑल यहाँ से आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। एग्जामिनेशन में जो सवाल बनेगा वो आपसे पूछा जा सकता है चीता के बारे में। तो मैं आपको रिविजन करवा दूँ एक छोटा सा। जब चीता की बात करते हैं तो 2 प्रकार के चीता पाए जाते हैं हमारे दुनिया में। एक होता है यहाँ पर अफ्रीकन चीता, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर पिक्चर में दिख रहा है, और दूसरा होता है एशियाटिक चीता, जो कि एशिया में पाया जाता है। ठीक है, और एशियाटिक नाम का चीता ही पहले भारत में भी पाया जाता था, बट यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। ठीक है, अब आप इन दोनों की पॉपुलेशन को जब आप देखोगे ना तो अफ्रीकन चीता तो आज भी अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट है। लगभग 6000 से लेकर 7000 के आसपास यहाँ पर ये वाले चीता पूरे अफ्रीका के कई सारे देशों में देखने को मिल जाते हैं। बट एशियाटिक चीता पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, केवल 40 से 50 चीता अभी तक बचे हुए हैं। अच्छा, ये चीता कौन से देश में अवेलेबल हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में उस देश का नाम बताओ, कौन सी कंट्री के अंदर। यानी कि एशियाटिक चीता 40-50 हैं और ये किसी एक ही कंट्री के अंदर में हैं, उस देश का नाम फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको और क्या ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो चीता का इनका आयुष्यन स्टेटस। जैसे अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता, इनका आयुष्यन स्टेटस क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आयुष्यन में आप देखोगे तो जो अफ्रीकन चीता है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि अगेन इसकी प्रजाति भी खतरे में है, बट यहाँ पर इसको एक सुरक्षा की ज़रूरत है। और जो
एशियाटिक चीता है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखने का मतलब यहाँ पर यह है, ये वाले चीता पूरी तरह से ख़त्म होने वाले हैं। और इसके बाद पता है लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज यहाँ पे कह सकते हो एक्सटिंक्ट वाली है, मतलब 40 से 50 चीता बचे हुए हैं, और ये 40 से 50 भी अगर ख़त्म हो जाते हैं ना, तो इस प्रजाति को भी पूरी तरह से विलुप्त डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दुनिया से यहाँ पर ये प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके बीच का छोटा सा डिफरेंस है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे ज़रूर से ध्यान में रखनी है। चीता जो है बेसिकली कह सकते हो एक सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला लैंड मैमल है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला लैंड मैमल आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ आप ध्यान में ये रख सकते हो कि इंडिया में चीता कब एक्सटिंक्ट हो गया था, कब विलुप्त हो गया था। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने बता दिया 1950s के आसपास, लेकिन वो स्पेसिफिक ईयर ध्यान रखो, वो है 1952 का। ठीक है, 1952 में 1952 में यहाँ पर हमने चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था अपने देश के अंदर में। नाउ आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पर बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है, अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये दोनों आर्टिकल कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। दोनों के दोनों बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। तो आपको पता होगा हाल ही में कफ सिरप को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। देखो, इस आर्टिकल को पढ़ाने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, मुझे पता है, कुछ पर्सनल काम था जिसकी चक्कर में हम वीडियो को रिकॉर्ड प्रॉपर कर नहीं पाए, जिसकी वजह से यहाँ पर वीडियो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आपको मिल जाएगा टाइम पर। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स जो है, जैसे ये आज जो मैं आपको आर्टिकल्स कवर करवा रहा हूँ, ये आर्टिकल्स की जो पिक्चर है, स्क्रीनशॉट वगैरह है, वो सब मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था, आप उसको रीड कर सकते हो। और उससे पहले यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो भी अपलोड हो चुका है, मॉर्निंग वाला वीडियो, आप प्लीज़ उसको भी जाकर एक बार देखा करो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अब मैं आपको इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपरली हो सके। उस वीडियो के पीछे काफ़ी मेहनत भी लग रही है, डेफिनेटली बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप दोनों वीडियोज़ को अच्छे से निचोड़ लो, पूरी तरह से फ़ायदा उठा सको। पीडीएफ्स वगैरह सब टेलीग्राम पर पड़ी रहती हैं, उन पीडीएफ्स को आप आराम से डाउनलोड करके अपने पास में स्टोर करके रखो, कभी भी हेल्प कर सकती है वो। चलो फिर आते हैं आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कि अमेरिका की साइड से यहाँ पर ब्लेम किया गया है भारत की कंपनी को। किस चीज़ के लिए? बात यह है कि गाम्बिया नाम का जो एक देश है ना, यहाँ पर पिछले कुछ समय में क्या हुआ, बहुत सारे बवाल हुए। और एक समय में क्या हुआ, गाम्बिया के अंदर में कुछ बच्चों की डेथ हो गई। अब बच्चों की जो डेथ हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या बताते हैं ये लोग? ये बोलते हैं कि भारत की साइड से, भारत की कंपनी का एक सिरप है, कफ सिरप, खांसी को ठीक करने वाला सिरप है, वही सिरप यहाँ पर इन बच्चों को पिलाया था। इस सिरप को पिलाने से इन बच्चों की किडनी फेल हो गई, जिसके चक्कर में इनकी डेथ हो गई है। तो इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पिछले साल से जो मामला है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगातार आ रही है। अब किसकी रिपोर्ट आई है? अब यूएस की साइड से रिपोर्ट आई है। तो यूएस की साइड से जो रिपोर्ट आई है ना, यूएस के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की साइड से, इन्होंने बोला कि बिल्कुल जो गाम्बिया में डेथ हुई है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के कफ सिरप की वजह से ही हुई है। एक स्ट्रॉन्ग लिंक इन्होंने जोड़ कर दे दिया है। इन्होंने बोला है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। होता यहाँ पर यह है कि भारत की कई सारी जो दवाइयाँ हैं वो हम अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की एक कंपनी है मेड इन फार्मास्यूटिकल, इन्होंने यहाँ पर इस कफ सिरप को बनाया था और गाम्बिया के अंदर में भेजा था। बट क्या हुआ, पिछले कुछ समय पर कुछ बच्चों की डेथ हुई, जिसकी चक्कर में भी बवाल हो चुका है। तो सीडीसी की जो रिपोर्ट है इसने बताया ये है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हमने की है ना, इस इन्वेस्टिगेशन में हमें पता ये चलता है कि इस सिरप के अंदर में 2 ऐसे केमिकल हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, या इवन किसी के लिए भी नुकसानदायक हैं। अच्छा, वो केमिकल कौन कौन से हैं? एक का नाम है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और एक का नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये 2 केमिकल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं इस कफ सिरप में, और इनकी अगर लिमिट एक समय से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंसान की मौत का कारण बनी जाते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे बच्चों के अंदर में भी यही हुआ, और इस तरीके से ये जो केमिकल है वो बॉडी के अंदर जाकर रिएक्ट कर गया, और रिएक्ट करने के बाद में आप कह सकते हो यहाँ पर उन बच्चों की डेथ हो गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो ये अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, इंडिया ने क्या क्लेम किया, भारत क्या बोल रहा है इनकी साइड से? देखो, भारत सरकार ने यहाँ पर ना अभी जो ये इन्फॉर्मेशन आई है इस पर तो अभी कुछ नहीं बोला है, बट फिर अगर हम पहले वाली इन्फॉर्मेशन देखें, क्योंकि मामला पहले से चल रहा है, तो पहले हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना वो ये बोल चुकी है कि हमने गाम्बिया की सरकार से बोला कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो भी बता रहे हो चलो ठीक है,
हमने जो सिरप बेचे थे वो सारे सिरप वापस से कलेक्ट कर लिए, हमारी कंपनी ने वापस से सिरप मंगा लिए सारे। हम खुद अपनी साइड से इन्वेस्टिगेशन बैठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते यह हैं कि हम गाम्बिया देश में जाएं और हम यहाँ पर इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। हम भी तो देखें कि आखिरकार सिरप की वजह से हुआ या कैसे हुआ है। तो गाम्बिया ने इस चीज़ को डिसअलाउ कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम आपको यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे। तो इंडिया की साइड से यहाँ पर यह बात बोली गई है, जो कि अपने आप में चिंता देने वाली बात है बिल्कुल, कि अगर जब यही प्रॉब्लम थी, सिरप की वजह से डेथ हुई है, तो गाम्बिया को अलाउ करना चाहिए था। जब इंडिया कह रहा है कि हम भी एक इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो अलाउ करना चाहिए था, बट यहाँ पर गाम्बिया ने इसको अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हेल्थ मिनिस्टर ने इस चीज़ को मेंशन भी किया कि यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ आने वाले समय पर देख सकते हैं। हालांकि बोला गया कि ऐसे ही यहाँ पर गाम्बिया के साथ साथ उज़्बेकिस्तान में भी ऐसा ही इशू निकल कर आया था, तब भी यही मामला था, तब भी यहाँ पर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। बोला गया ये सिरप देने की वजह से 78 चिल्ड्रन यानी कि 78 बच्चे ऐसे थे जिनकी जो किडनी है वो फेल हो गई थी, और जिसमें से 66 बच्चे ऐसे हो गए जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, बट अभी देखते हैं आने वाले समय पर क्या चर्चा होती है। तो यूएस ने भी यहाँ पर इंडिया को ही ब्लेम किया है इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर। अब करना क्या है, इस आर्टिकल में से आपको दो चीज़ें निकालकर समझनी होगी। सबसे पहली चीज़, अभी हमने एक केमिकल की बात की है, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपको पता होना चाहिए केमिकल क्या है, आपसे एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हम लोग दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग देशों में, ये किस तरीके से की जाती है, कोई कानून वगैरह है या नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है या नहीं होता है, या ऐसे ही एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में। तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है जो कि इस सिरप के अंदर पाया गया। इथाइलिन ग्लाइकोल एक कलरलेस, ओडरलेस एल्कोहलिक कंपाउंड है, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जानलेवा साबित हो सकता है अगर इसको कंज्यूम किया जाए तो। और अगर इसके टेस्टिंग की बात करें तो थोड़ा सा मीठा है टेस्ट में ये इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसी वजह से यहाँ पर इसको सिरप वगैरह के अंदर में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक स्वीट टेस्टिंग इथाइलिन ग्लाइकोल क्या यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद में इसका दवाइयों के अंदर ही केवल यूज़ नहीं हो रहा, दवाइयों के साथ साथ जो जैसे पॉलिस्टर फाइबर वगैरह हैं, फाइबर को बनाने में भी यहाँ पर इस मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है, इस केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। प्लस कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर ये केमिकल पाया जाता है, जैसे आपका स्टाम्प पैड की इंक हो गई, है ना, स्टाम्प जो लगाते हैं ना उसमें जो इंक लगती है, उस इंक के अंदर भी होता है ये। उसके बाद बॉल पॉइंट जो होते हैं, बॉल पॉइंट वाले पेन जो होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। सॉल्वेंट में जो पेंट्स होते हैं वहाँ पर, कॉस्मेटिक्स का कोई सामान है, प्लास्टिक्स हो गया, उनके अंदर भी यहाँ पर ये इथाइलिन ग्लाइकोल पाया जाता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल ये दोनों के दोनों एडल्ट्रेंट्स हैं। ध्यान रखना, कभी कभी इनका इलीगल तरीके से भी यूज़ होता है, यानी कि जो लिक्विड ड्रग्स होती है ना, एज अ ड्रग वगैरह की तरह भी यहाँ पर इनका यूज़ करने लगते हैं। इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो कफ के सिरप वगैरह होते हैं उसको नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक नशा सा होता है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। बोला यह जाता है कि अगर बॉडी के अंदर एक लेवल से ज़्यादा इथाइलिन ग्लाइकोल चला जाए ना, तो उसके चक्कर में बहुत सारे हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक इंसान का जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो ब्रेन है ना, वो डैमेज हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, उल्टी हो सकती है, कह सकते हो नशा सा हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर डैमेज हो सकता है। इवन यहाँ पर जो यूरिन है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ सकती हैं, और किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ ही जाते हैं, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल को लेकर सवाल कैसे बन सकता है, तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। सवाल ऐसे बन सकता है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, बॉल पॉइंट के पेन के इंक, स्टाम्प पैड की इंक, इन चीज़ों को ध्यान रखना, यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में बात आती है कि जो हम लोग यहाँ पे दवाइयाँ बनाकर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं ना, इससे संबंधित क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या कानून भारत में देखने को मिलते हैं। तो कई सारे एक्ट हम लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आपको देखने को मिलेगा, 1940 का एक्ट है यहाँ पर ये, और 1945 के कुछ रूल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेन जिम्मेदारियाँ दी हैं किस चीज़ को लेकर, कि जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ या कि जितने भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं उनको आप रेगुलेट करने का काम करोगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की यहाँ पर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद में ये जो एक्ट है ना, ये कुछ और भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है किसको, आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी मेडिसिन को बनाने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस को इशू करना, कुछ गाइडलाइंस इशू करना, ये सारा काम यहाँ पर ये बॉडी करती है ना। फिर उसके बाद में बोला गया, इस एक्ट के बाद में जो दूसरी चीज़ हमारे पास में अलग अलग बॉडीज़, जैसे CDSCO नाम की एक बॉडी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये क्या करती है, ये अगेन यहाँ पर कुछ हमें स्टैंडर्ड्स को बताती है कि भैया ये चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेगी। इससे आप क्या करोगे, दवाइयों की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना होगा, कॉस्मेटिक्स की क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, उसको यहाँ पर एक सेफ प्रोडक्ट बना सकें, तो उसके ऊपर काम करता है CDSO। इवन यहाँ पर जो जितनी भी जो नई दवाइयाँ होती हैं ना, नई दवाइयों को अप्रूवल देना, ऑथराइजेशन देना ट्रायल के लिए, तो वो सारा ट्रायल वगैरह भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, CDSO ही करता है। उसके बाद में मान लो कोई दवाइयाँ देश में इंपोर्ट होने वाली हैं, है ना, तो उस इंपोर्ट को भी यहाँ पर क्या करेगा, ये सुपरवाइज करने का काम करता है। प्लस यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर है ना, उसको लाइसेंस के लिए अप्रूवल कर देना, तो ये सारा काम CDSO का है। और ना केवल इंपोर्ट के ऊपर फोकस करना, इसका काम एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है, तो जो दवाइयाँ इंडिया में बनकर एक्सपोर्ट हो रही हैं, दूसरे देशों में जा रही हैं, उसको भी कौन रेगुलेट करता है, उसको भी CDSO ही रेगुलेट करता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आप इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। फिर CDSO के बाद में एक और बॉडी आ जाती है, वो है ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं DCGI। तो ये क्या है, ये ना CDSO का ही एक हेड डिपार्टमेंट है, हमारी सरकार की बॉडी है, देखने को मिलेगी। अगेन इसका भी काम क्या है, जो भी दवाइयाँ बन रही हैं ना, उसको लेकर लाइसेंस का अप्रूवल देना। ठीक है, तो इसने भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह सेट कर रखी हैं, यानी कि ये काम करता है देश में जो भी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सारा काम भी यहाँ पर DCGI जो है वो हैंडल करता है। तो कहने का मतलब है, एक एक्ट और दो ये बॉडीज़, इन तीनों के बारे में ध्यान रखना। इन तीनों का मेन काम है हमारे देश में ड्रग्स कॉस्मेटिक्स को रेगुलेट करने का काम करना। ये ही यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का काम करते हैं, लाइसेंस अप्रूवल का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसको आप GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, तो PM मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ पुट रिमोट विलेजेस ऑन टूरिस्ट मैप। देखो, PM मोदी ने बोला है कि टूरिज़्म पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से भारत में ग्रो किया है, और जैसे जैसे हम लोगों ने अलग अलग एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना शुरू किया, तब से टूरिज़्म और मजबूत हो गया। और इवन कुछ गांव ऐसे हैं जो बॉर्डर पर हैं, या कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, बट आज वो जो टूरिस्ट मैप है वहाँ पे वो दिख रहे हैं, लोग वहाँ पे घूमने जा रहे हैं उस गांव के अंदर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप किया गया है, ऐसा यहाँ पर PM मोदी मेंशन करते हैं। तो क्या क्या बोला गया है आओ डिस्कस करते हैं। देखो, इन्होंने ये बोला, देखो एक ना बजट के बाद जो वेबिनार होता है, वो वेबिनार चल रहा था, उस दौरान ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। इन्होंने बोला, देखो भारत के अंदर में पहली बात क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भैया कहीं पर घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए पैसा चाहिए होता है। PM मोदी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। खासकर इंडिया में लोग यात्रा करने के लिए निकलते हैं, और भले ही पैसा ना हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जुगाड़ करके ये यात्रा करने के लिए निकलते हैं। और इसी के बेसिस पर पिछले कुछ समय में हम देख पा रहे हैं, जो भी हमारी पवित्र जगह हैं, पवित्र स्थल हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं पिछले कुछ सालों में। और जब से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बेहतर हुआ है, तब से लाखों की जगह करोड़ों में लोग इकट्ठे होने लगे हैं। जैसे PM मोदी ने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम का। काशी विश्वनाथ धाम जो वाराणसी में आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे ना लगभग कह सकते हो जो ये मंदिर पूरी तरह से बना नहीं था, इसको वापस से रीबिल्ड किया गया ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने से पहले ना वहाँ पे 80 लाख लोग इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब की बार जब से यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ट हो गया है ना, तो 80 लाख से लोग 7 करोड़ पहुँच चुके हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो टूरिस्ट फुटफॉल है ना, वो वहाँ पर 7 करोड़ जो है वो क्रॉस कर चुका है पिछले साल, जब से हम लोगों ने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रीबिल्ड किया है। और ना केवल काशी विश्वनाथ, इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे मेंशन किया गया है केदारनाथ टेम्पल के बारे में। केदारनाथ टेम्पल के अंदर में भी हम लोगों ने क्या किया, कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम किया था। रिकंस्ट्रक्शन के काम करने से पहले केवल 4 से 4.5 या 5 लाख लोग ही यहाँ पे इस टेम्पल पर घूमने के लिए जाते थे, बट अभी यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के बाद में आप देख पाओगे 15 लाख के आसपास जो डिवोटीज़ हैं ना, वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं इस टेम्पल को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई। देन इस चीज़ के अलावा, यानी कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इतना चीज़ बताने के बाद PM मोदी मेंशन करते हैं कि इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं कई गुना ज़्यादा ग्रो किया है पिछले कुछ सालों के अंदर में, लेकिन उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लिंक जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और आने वाले समय पर भी यहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसको और बढ़ाना भी चाहिए। इवन आप देख पाओगे, जब हम बात करते हैं हमारे गाँवों की, तो गांव कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले ऐसे थे जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ है ना, उसके बाद से जितने भी रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पर कोई पहुँच भी नहीं पा रहा है,
वो विलेजेस कहीं ना कहीं टूरिज्म मैप के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, टूरिज्म मैप के अंडर में आ चुके हैं, लोग वहाँ पर घूमने जा रहे हैं उन गाँव के अंदर में। और ये सारा गांव के अंदर में हमने काम किस प्रकार से किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहीं ना कहीं बॉर्डर पर जो गांव है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने के बारे में चर्चा करता है, ऐसा यहाँ पर हमारे पीएम मोदी ने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की गई है। तो इसमें क्या है पढ़ने लायक, तो पढ़ने लायक कुछ नहीं है, बस खाली इतना सा ध्यान रखना, आने वाले समय पर कोई भी एडिटोरियल पब्लिश हो सकता है, इसको लेकर यहाँ पे कोई भी राइटर कुछ भी चीज़ें लिख सकता है। तो आपका एक बेस क्लियर है, तो आप आगे भी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने वाला। हाँ, हालांकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच से की गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022 की जो बजट की स्पीच दी थी ना, तब यहाँ पर इस प्रोग्राम के बारे में बताया था। इस प्रोग्राम का मकसद यहाँ पर यह है कि जैसे हमारे जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं ना, हम चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, और चाइना के साथ में जहाँ पे हमारा बॉर्डर लगता है ना, वहाँ पे अलग अलग राज्य पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ से हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गांव हैं बॉर्डर के पास में, तो वहाँ पे प्रॉपरली डेवलपमेंट करना, प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर रोड की कनेक्टिविटी होना, डायरेक्ट घर में दूरदर्शन का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना, एजुकेशनल चैनल प्रोवाइड करवाना, लोगों को यहाँ पे रोज़गार देना। तो ये सारा काम किया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, ताकि जो हमारे बॉर्डर वाले विलेजेस हैं वहाँ पर हम प्रॉपरली डेवलपमेंट कर सकें। तो इनके थ्रू यही कहना है कि एक ऐसा गाँव हुआ करता था पहले जो रिमोट विलेज था, वहाँ पर कोई लोग पहुँच भी नहीं पाते थे, हालात ज़्यादा ही बुरे थे, बट आज के समय पर वो चीज़ें नहीं हैं, वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो एडिटोरियल डिस्कशन पर कोई खास आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक लौता आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, पूरे पेज पर इसको कवर किया गया है। हालांकि ये आर्टिकल मैं आज से कुछ दिन पहले डिस्कस करने वाला था, बट आज मौका मिला है तो आज डिस्कस करेंगे। आज पूरे कंप्लीट पेज पर इस आर्टिकल को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है किस चीज़ के बारे में, खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में। अब खालिस्तान की जो है मांग बहुत लंबे समय से चल रही है, इसको लेकर पूरा का पूरा मुद्दा क्या है वो यहाँ पर समझाया गया है। रिसेंटली यहाँ पर जो टॉपिक है ये न्यूज़ में क्यों है वो यहाँ पर समझाया गया है। पंजाब के अंदर वापस यहाँ पर काफ़ी डर लगा हुआ है, क्योंकि एक समय था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह स्टार्ट किया गया था, तो काफ़ी सारे मासूम लोग भी वहाँ पे मारे गए, बहुत बुरे हालात वहाँ पर हो चुके थे। तो उन्हीं चीज़ों का डर वापस से लगा पड़ा है। अच्छा, ये मैटर क्या है, और थोड़ा यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे आखिरकार ओवरऑल ये इशू है क्या। तो जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स है वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख सकते हो। तो न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझेंगे। देखो हुआ यहाँ पर ये कि हाल ही में एक व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, लवप्रीत सिंह तूफान को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। अब पंजाब की अजनाला जेल में यहाँ पर इनको गिरफ्तार किया गया था। अब क्या हुआ, इनको छुड़ाने के लिए जो इनके साथ के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमृतपाल सिंह, जो कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये हैं अमृतपाल सिंह जिनके हाथ में बीच में माइक दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपने साथियों के साथ में, अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ में इकट्ठे होते हैं, और जाने के बाद में कहाँ पे, अजनाला पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। और पुलिस स्टेशन के बाहर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों की कगार में लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद में क्या होता है, जो पुलिस है, पुलिस स्टेशन यहाँ पर इनकी डिमांड को सुनती है, और डिमांड सुनने के बाद में यहाँ पर इनके जो साथ के व्यक्ति हैं लवप्रीत सिंह तूफान, उनको यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, अब उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अब उसके बेसिस पर ये जो पूरा आर्टिकल है वो कहीं ना कहीं चर्चा में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विवाद उठा, खालिस्तान मूवमेंट के बारे में यहाँ पर चर्चा होने लगी। खालिस्तान मूवमेंट जो है पूरी तरह से न्यूज़ में आ गया। तो हम लोग पहले समझेंगे आखिरकार ये इशू ओवरऑल है क्या, खालिस्तान मूवमेंट क्या है। देखो, जैसे यहाँ पर ना बहुत सारे देश दुनिया भर में, वैसे यहाँ पर खालिस्तान का नाम का एक और देश बनाने की, एक सेपरेट कंट्री बनाने की यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर यह है कि वो सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया का जो पंजाब है, पंजाब के साथ साथ हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, इन सब टेरिटरीज़ को यहाँ पर इंक्लूड कर कर एक अलग से कंट्री बनाना चाहते हैं ये। ठीक है, तो इंडिया के हिस्से यहाँ पर अलग करना चाहते हैं। तो अब कह सकते हो ना, ये विवाद जो है बहुत लंबे समय से खालिस्तान की जो मांग है वो चल रही है। इसको लेकर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर इश्यूज़ हुए, अलग अलग ऑपरेशंस चलाए गए। ठीक है, एक समय ये था लगभग 1984 का, तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय पर। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ने क्या किया, इस मांग को थोड़ा सा दबा दिया था। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर को स्टार्ट किया गया 1986 से लेकर 1988 के बीच में। ठीक है, ताकि यहाँ पर खालिस्तान की जो मांग है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो खालिस्तान मूवमेंट क्या है, ध्यान रखना, एक लड़ाई चल रही है अलग से, एक सेपरेट सोवरेन सिख स्टेट की, जो कि प्रेजेंट डे पंजाब के अंदर में है। ठीक है,
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ब्लू स्टार चलाया गया था ना, ब्लू स्टार की शुरुआत हुई थी 1 जून 1984 में। शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय पर एक हद से ज़्यादा फिर ये जो मांग है वो बढ़ गई थी खालिस्तान की। तो इसको चलाया 1 जून 1984 में, ताकि जो लोग हैं जो मांग कर रहे हैं उनको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। गोल्डन टेम्पल के अंदर कुछ लोग छुप कर बैठे हुए थे, गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स यहाँ पर बैठे हुए थे, है ना। भिंद्रन वाले भी गोल्डन टेम्पल में यहाँ पर बैठे हुए थे। तो इन लोगों को यहाँ पर गोल्डन टेम्पल के अंदर ही यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत वहाँ पर घुस कर जो है जो हमारी इंडियन आर्मी है ना वो घुस गई थी। उसके बाद में इस टेम्पल को बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लॉस्ट होता है, टेम्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, आम लोग भी मरते हैं और प्लस यहाँ पर इन लोगों को भी मार दिया जाता है इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। लेकिन क्या होता है उसके बाद ना, लोगों के अंदर में जो खासकर बाहर हैं, इंडिया से बाहर काफ़ी सारा सिख डायोस्पोरा है, जैसे कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सिख रहते हैं, है ना। सिख की पॉपुलेशन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो उनके अंदर यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सिंपैथी उठी और यहाँ से ज़्यादा मांग उठने लगी किस चीज़ की, खालिस्तान की। ठीक है, तो ये मैटर तब से अब तक यहाँ पर एज इट इज़ चल रहा है, बीच बीच में उठता रहता है और अभी ये फिर से उठा है जिसको लेकर ये चर्चा की जा रही है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। अभी तो हमें कुछ भी पता ही नहीं, अभी तो हमने खैर बात की कहानी पढ़ ली है, कैसे उठा कैसे ख़त्म हुआ, बट हमें ये नहीं पता कि इसकी शुरुआत होती कैसे, कैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है और क्यों स्टार्ट होता है। आओ चलो इसको समझते हैं। तो इस मूवमेंट का ओरिजिन कैसे होता है। देखो, इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, और जब देश आज़ाद होता है ना तो पार्टीशन के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ें डील कर ली गई थी, यानी पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, ये बंटवारा हो गया था। और जब ये बंटवारा हुआ तो इसमें क्या बोला जाता है, जो पंजाब प्रोविंस है ना, इसको सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला, क्योंकि पंजाब जो है बीच में आ रहा था, तो पंजाब को बांट दिया गया। कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में चला गया, जो कि आज भी पाकिस्तान में है, और कुछ हिस्सा यहाँ पर इंडिया में रहा। उसके बाद बहुत सारे विवाद हुए, क्योंकि यहाँ पर इस बंटवारे के बाद में कुछ लोग इधर से उधर, उधर से इधर यहाँ पर आने जाने लगे, यानी एज अ रेफ्यूजी। कुछ लोग इधर से उधर शरण लेने गए, उधर से इधर यहाँ पर शरण लेने आए, ये यहाँ देखने को मिला। कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न यहाँ पर ये, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, मतलब जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो पाकिस्तान जब दो जगह पर बटा, पंजाब जब दो जगह पर बटा, कुछ पाकिस्तान में गया, कुछ इंडिया में गया, तो हुआ यहाँ पर ये कि लाहौर ना, महाराजा रंजीत सिंह जी ने क्या किया था, एक सिख एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। तो वो जो सिख एम्पायर बनाया था ना महाराजा रंजीत सिंह जी ने, उस सिख एम्पायर का कैपिटल था लाहौर। तो वो लाहौर कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो आप कह सकते हो कि सिख एम्पायर का कैपिटल लाहौर पाकिस्तान में चला गया। फिर उसके बाद में एक सिखिज़म में बहुत ज़्यादा पवित्र साइट है, पवित्र स्थल देखने को मिलेगा, नानकना साहिब। ठीक है, ये गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस है। गुरु नानक जी जो कि सिखिज़म के फाउंडर थे, उनका बर्थ प्लेस है, वो भी कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, इस पार्टीशन के दौरान। तो इसके चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ना, वो पंजाब को लेकर बने रहे। अब बोला ये जाता है कि बहुत सारे जो सिख हैं उन्होंने ये देखा कि वो इंडिया में कहीं ना कहीं स्मॉल माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हमारे देश की जितनी भी आबादी, जितनी पॉपुलेशन है, उसका केवल 2% पॉपुलेशन आपको यहाँ पर सिख देखने को मिलेंगे। इन चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने देखा, इन चीज़ों को यहाँ पर समझा। अब इन चीज़ों को समझते हुए इन्होंने ये बोला कि हमें ना एक अलग से एरिया दे दिया जाए। अब यहाँ पर ये स्ट्रगल करने लगे कि अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा पावर दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत कम हैं, माइनॉरिटी हैं, तो हमें एक अलग से ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। इसको लेकर यहाँ पे मांग होने लगी। अब एक पॉलिटिकल स्ट्रगल होने लगा, ऑटोनॉमी की मांग की जाने लगी, खुद से हम अपने लॉज बना सकें, हमें कुछ पावर दी जा सकें, इसको लेकर यहाँ पे मांग चलने लगी बहुत ज़्यादा। फिर ये सब हो रहा देश की आज़ादी के समय पर। देन उसके बाद में यहाँ पर देखने क्या क्या हो रहा था वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा यहाँ पर पंजाबी सूबा मूवमेंट भी आ जाता है। पंजाबी सूबा मूवमेंट चलाया गया। अब पंजाबी सूबा मूवमेंट के तहत क्या बोला गया, यहाँ पर बोला यह गया कि पंजाब को ना, यानी पंजाबी बोलने वाले जो लोग हैं, पंजाबी भाषा के आधार पर जो है एक पूरा राज्य क्रिएट कर देना चाहिए, एक राज्य पूरा तरह से अलग हटा देना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ की यहाँ पर मांग होने लगी और इसके बेसिस पर यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा और 1955 की जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में क्या हुआ, इस कमीशन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि हम भाषा के आधार पर कोई स्टेट नहीं बनाने वाले। लेकिन 1966 में इस चीज़ की सुनवाई की गई, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह बहुत हो रहा था। तो 1966 में इस चीज़ की सुनवाई कर जो पंजाब है ना, इसको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, पंजाब को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब पंजाब का हमने ट्राइफर्केशन किया, आपने बाइफर्केशन सुना होगा, यानी कि 2 हिस्सों में बांटना, ट्राइफर्केशन मतलब 3 हिस्सों में बांटना। तो पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले पंजाब क्या था, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सब मिलकर पंजाब बनता था। लेकिन अब क्या किया गया, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको ट्राइफर्केट कर दिया गया था 1966 में।
और कैसे कैसे बांटा गया, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, जहाँ पर हिंदू मेजोरिटी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में, इनको अलग अलग कर दिया गया। और पंजाबी बोलने वाले लोग, जो पंजाबी स्पीकिंग स्टेट जैसे कि पंजाब है, सिख मेजोरिटी वहाँ पर है, तो वो अलग कर दिया गया। तो 1966 के बाद से यहाँ पर ये अलग हो गया था। कौन कौन सा अलग हो गया था? पंजाब, चंडीगढ़ और पंजाब, हरियाणा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, 1966 की बात से। तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा मनवाया गया। देन उसके बाद में क्या होता है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आता है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन क्या था समझते हैं। ये बात है 1973 की। जो अकाली दल के जो मीटिंग है ना, ये चलती है, इनके लीडर्स की मीटिंग चलती है। और ये मीटिंग कहाँ पे होती है? आनंदपुर साहिब का जो यहाँ पर कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट टाउन है, वहाँ पर जो है ये बातचीत चलती है। आनंदपुर साहिब जो टाउन है, यहाँ पर बातचीत चलती है। आनंदपुर साहिब एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जो कि यहाँ पर माना जाता है यहीं से खालसा का बर्थ प्लेस हुआ है। खालसा का बर्थ प्लेस ये रीजन जो है वो कहलाता है। तो हुआ यहाँ पर ये कि इनकी मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग चलते हुए यहाँ पर इन अकाली दल की जो मीटिंग थी ना, इनके जो लीडर्स की मीटिंग थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट को जारी कर दिया और कुछ डिमांड रख दी। डिमांड ये रखी कि ये चीज़ें हम लोग को चाहिए, जिसमें इस डिमांड में, इस लिस्ट में सबसे पहली चीज़ ये थी कि पंजाब को एक अलग से ऑटोनॉमी चाहिए, पंजाब को अलग से पावर्स चाहिए। उसके बाद में इनकी यहाँ पर डिमांड थी पंजाब एक सेपरेट स्टेट बनना चाहिए, पंजाब को अलग कर दो। दूसरा यहाँ पर इनकी फिर डिमांड आने लगी कि हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे। इस लिस्ट में ये भी चीज़ थी कि हम अपने खुद के संविधान को बनाएंगे, उस खुद के संविधान के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। तो ये सारी पावर्स इनको दी जाए, इस प्रकार की लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर जारी की गई, जिसके बाद से और ज़्यादा बवाल होने लगा। फिर ये जो डिमांड है ये धीरे धीरे यहाँ पर कह सकते हो दुनिया भर में उठने लगी। ये डिमांड कहीं ना कहीं फिर खालिस्तान में बदल गई। यहाँ खालिस्तान की मांग होने लगी कि हमें पूरा खालिस्तान चाहिए, एक अलग से यहाँ पर सेपरेट स्टेट चाहिए। और ये जो डिमांड है ना, ये 1971 तक दुनिया भर में पहुंच चुकी थी, क्योंकि दुनिया भर में जो न्यूज़पेपर आते हैं अलग अलग देशों में, वहाँ पर एडवर्टीजमेंट छप रहे थे फ्रंट पेज पर। द न्यूयॉर्क टाइम्स में यहाँ पर एक कह सकते हो कि एडवर्टीजमेंट छपा है, द बर्थ ऑफ खालिस्तान करके। ठीक है, तो इस प्रकार से 1971 में दुनिया भर में इसके बारे में चर्चा होने लगी। जब खालिस्तान की चर्चा होने लगी ना, तो एक व्यक्ति जिनका नाम है जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले, तो यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पे आने लगे। अब ये व्यक्ति धीरे धीरे उठने लगे। तो पंजाब में कह सकते हो कि ये डिमांड बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होने लगी थी। हमें एक अलग से ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, एक अलग से हमें सेपरेट स्टेट घोषित कर दिया जाए, हमें अलग कर दिया जाए, हमें अपना संविधान चाहिए। इस प्रकार की डिमांड बहुत ज़्यादा उठने लगी। अब जो भी लोग उठा रहे थे, इसमें से एक व्यक्ति थे जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले। जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले यहाँ पे कह सकते हो कि सिख की एक ऑथेंटिक वॉइस थे, सिखों के एक ऑथेंटिक वॉइस यहाँ पर बनकर निकले। और इन्होंने यहाँ पर देखा कि स्टेट के काफ़ी सारे जो यूथ हैं ना, वो सब यहाँ पर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत मैसिव फॉलोइंग हो गई इनकी, बहुत सारे लोग यहाँ पर इनको सपोर्ट करने लगे। 1982 में यहाँ पर क्या होता है, ये भिंद्रनवाले गोल्डन टेम्पल में चले जाते हैं। गोल्डन टेम्पल में जाकर बैठने के बाद में वहाँ पर एक तरीके से गोल्डन टेम्पल में रुक कर अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे खालिस्तान हमें बनाना है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनके काफ़ी बार क्लैश जो है पुलिस के साथ में होते हैं, पुलिस के साथ में काफ़ी बार भिड़ंत भी होती हैं। और ये जो मूवमेंट है अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका था। अब इस मूवमेंट को आगे बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया गया था, बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पर इस समय पर होने लगी थी। फिर भिंद्रनवाले के कई सारे स्टेटमेंट आए, कई सारी स्पीच आई, कहीं पर यहाँ पर हिंदूज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं, है ना। जब हिंदूज़ का अगेंस्ट में बोला गया इनके थ्रू, देन उसके बाद क्या होता है, सरकार ने एक मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया। सरकार ने यहाँ पर एक मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को घोषित किया गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हम यहाँ पर चलाएंगे। और अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था ना, क्या बताया था कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है इसकी शुरुआत हो गई थी 1984 में, 1 जून 1984 में। क्योंकि ये सारे लोग अब गोल्डन टेम्पल में बैठे हुए थे, वहाँ से निकल नहीं रहे थे, वहीं से सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर में क्या बोला गया कि हम गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर ही यहाँ पर इनको मारने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत यहाँ पर घुसकर मारा तो गया, लेकिन इससे बहुत नुकसान हुआ, बाकी आम पब्लिक को भी प्लस गोल्डन टेम्पल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हैवी डैमेज हुआ था गोल्डन टेम्पल पर, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो अभी तक का एक सबसे खतरनाक वायलेंस यहाँ पे हुआ था पंजाब के अंदर में इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले जो वायलेंस चल रहा था, ये पूरा का पूरा मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। अब उसके बाद में यहाँ पर न्यूज़ समरी में क्या बताया जा रहा है, जो करंट इशू है, ये देखो मैंने आपको बता दिया है, खालिस्तान का जो मामला है पूरा इशू समझा दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद अभी यहाँ पर फिर से क्या होता है, कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से मांग करने लगते हैं। सारे सिख नहीं हैं, कुछ लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभी यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं अमृतपाल सिंह, बोला जा रहा है कि इनको भिंद्रनवाला 2.0
भिंद्रनवाला 2.0 भी यहाँ पर इनको बोला जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भिंद्रनवाला की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़ समरी क्या थी वो हम लोगों ने समझ लिया है। और अमृतपाल सिंह कौन है? अमृतपाल सिंह के बारे में मैंने आपको बता दिया। अमृतपाल सिंह जो जर्नैल सिंह भिंडरवाला है ना, यानी प्रो खालिस्तान, उन्हीं के फॉलोवर हैं और ये भी प्रो खालिस्तानी है। ठीक है, खालिस्तान की तरफ इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। ठीक है, इवन यहाँ पर भिंद्रनवाला 2.0 भी यहाँ पर इनको बोला जाता है। पंजाब में आजकल यही नाम से यहाँ पर ये जाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था, तो इसी वजह से जैसे जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मांग फिर से उठने लगी है, तो इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि पंजाब में वापस से जो डर का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, जैसा 1984 के समय पर देखने को मिला करता था। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ दोस्तों, जो अगला एडिटोरियल है वो टाइम्स ऑफ इंडिया प्रीमियम का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस का आर्टिकल देखने को मिलेगा, जहां पर इन्होंने मेंशन किया है डॉग्स के केसेस के बारे में। और इवन इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो डॉग बाइट के केसेस हैं ना, वो पिछले 8 सालों में लगभग डबल हो चुके हैं और हमें यहाँ पर चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर बढ़ती जा रही हैं। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कुछ पिक्चर के माध्यम से राइटर ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं, फिर उसके बाद में इन्होंने एक उपाय भी बताया है। पहले तो ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर में कितने डॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो गली में ये डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स देखने को मिलते हैं ना, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो भारत के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 80 मिलियन के आसपास स्ट्रे और पेट डॉग्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो गली वाले डॉग हैं उसके बाद में जो पालतू डॉग हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और कुत्ते के काटने के जो केसेस हैं, जो डॉग बाइट के केसेस हैं, वो काफ़ी तेज़ी से भारत में इंक्रीज़ भी हुए हैं। इवन आप रेशियो देखना चाहो तो नेशनल रेशियो कितना है, तो बोला यह जा रहा है कि हर 36 पीपल के लिए 36, अगर कोई इंसान है तो 36 इंसानों के बाद यहाँ पर 36 इंसान के साथ साथ आप देख पाओगे 36 इंसानों के लिए एक डॉग देखने को मिल जाएगा। हमारे पास में एक डॉग है 36 लोगों के लिए, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है ये अभी के समय पर देख पा रहे होंगे बढ़ती जा रही है। और बोला जा रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होगी तो डॉग की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी, और डॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डॉग बाइट वाले जो केसेस है, कुत्ते काटने वाले केसेस, वो यहाँ पर इंक्रीज़ होंगे। तो डॉग बाइट के केसेस जो है ना, आप देखोगे बहुत ज़्यादा निकल कर आए हैं। दुनिया भर में डॉग बाइट की वजह से जो डेथ है वो कितनी हो चुकी है, लगभग 59,000 के आसपास के लोगों की जान जा चुकी है कुत्ते के काटने की वजह से, जिसका 36% केवल और केवल इंडिया से ही देखने को मिल जाता है। बाकी ये तो बात होगी डॉग बाइट के बारे में। एक होता है रेबीज़ के बारे में, क्योंकि डॉग जब काट लेता है ना तो उसके बाद बॉडी के अंदर रेबीज़ फैलने लगता है। तो ये जो डॉग के काटने की वजह से मृत्यु हुई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी ह्यूमन डेथ हुई है जो रेबीज़ की वजह से हुई है, यानी कि कुत्ते के काटने की वजह से बॉडी में रेबीज़ फैल गया। तो रेबीज़ फैलने की वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो इंडिया में बहुत सारी डेथ हुई हैं। लगभग 1998 में 30,000 के आसपास डेथ हुई थी, 2012 में 12,700, 2020 में 6,644 हुई थी, और उसके बाद 2021 वगैरह में काफ़ी कम हो गई थी कोविड वगैरह की चक्कर में। तो रेबीज़ की वजह से जो ह्यूमन डेथ है वो काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और खासकर बच्चों की डेथ हुई है जिनकी उम्र 15 साल से कम है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा कुत्ते काटते हैं, और वो जो है ना इन रेबीज़ को सही से झेल नहीं पाते हैं, जिसके चक्कर में उनकी डेथ होती हुई नजर आई है। प्लस ये नंबर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। राइटर बोलते हैं देखो कोविड के समय पर भले यहाँ पर चीज़ें ना बढ़ी हों, बट अभी वापस से ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। कितनी बढ़ चुकी हैं तो आप ये देख सकते हो, 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक आप देखोगे ना, तो लगभग 14.5 लाख या कह सकते हो 15 लाख के आसपास डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट करे गए हैं, यही कुछ 6 महीनों के अंदर में, पिछले साल की बात है। हालांकि उससे पहले कोविड की वजह से ये डॉग के केसेस निकल के नहीं आए, बट अभी यहाँ पर ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा डॉग बाइट्स के केसेस निकल कर आए, वो भी यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया हुआ है। तो कहोगे यहाँ पर अब करना क्या है, तो कुछ यहाँ पर सजेशंस इन्होंने दिए हैं। सजेशन क्या दिया है कि बोला है स्टरलाइजेशन इज़ की। स्टरलाइजेशन यहाँ पर एक सोल्यूशन है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, नसबंदी कर देना। अब नसबंदी कर देंगे तो इससे क्या होगा, डॉग की जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ पाएगी, है ना, वो यहाँ पर एक दूसरे डॉग को पैदा नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे बोला गया एक सही स्टेप है, और ऐसा कई सारे देशों ने किया है। बहुत सारे देशों ने इस प्रकार का स्टेप उठाया, मैक्सिको ने उठाया, कई सारी कंट्रीज़ ने उठाया, वहाँ पे स्टरलाइजेशन करना स्टार्ट किया। तो कहोगे ठीक है क्या प्रॉब्लम है, कर दिया जाए। लेकिन राइटर बोलते हैं कि स्टरलाइजेशन करने में भी पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारे पास में प्रॉपर डेटा नहीं है कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने डॉग्स अवेलेबल हैं, किन कौन से एरिया में। तो पहले उस डेटा को अवेलेबल करवाना होगा। तो वो डेटा हमारे पास में प्रॉपरली होगा तो हम कहीं ना कहीं स्टरलाइजेशन भी कर पाएंगे। और स्टरलाइजेशन देखो एक तरीका होता है कि डॉग को मार दिया जाए, और ऐसा पहले भी देखने को मिला है। कई सारी जगह पर बहुत सारे कुत्तों को मार दिया गया क्योंकि डॉग बाइट के केसेस बढ़ रहे थे। तो एक आध का केस निकल कर आया तो उसी के चक्कर में उस इलाके के सारे कुत्ते पकड़ कर लेकर गए और मार दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। वो कोई
एथिकल तरीका नहीं है। तो अब जो एथिकल तरीका है वो स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक लौता एथिकल तरीका है जिससे हम डॉग की पॉपुलेशन को आगे बढ़ने नहीं दिए जा सकते। डॉग की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक देंगे, लेकिन यहाँ पे डॉग को मारेंगे नहीं। ठीक है, ये बोला गया। फिर दूसरा यहाँ पे मेंशन किया गया कि भैया आपको डेटा पहले अवेलेबल करवाना होगा, क्योंकि स्टरलाइजेशन तब तक प्रॉपर नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास में प्रॉपर डेटा नहीं होगा कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने डॉग्स प्रॉपरली अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 लाख के आसपास डॉग है और आपने क्या किया, ढूंढ डांड के फिर भी किसमें से लगभग 20,000 के आसपास डॉग को स्टरलाइजेशन कर दिया, तो उससे पॉपुलेशन रुक जाएगी? नहीं भाई, बाकी 80,000 अभी डॉग बचे हुए हैं, वो बहुत सारी पॉपुलेशन फैला सकते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो वही यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया कि आपके पास में एक प्रॉपर डेटा हो, उसके हिसाब से आप एवरेज बेसिस पर काम कर सकोगे, स्टरलाइजेशन कर सकोगे। तो वो एक प्रॉपर स्टेप है, ना कि डॉग को मारना यहाँ पर एक उपाय है। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो पूरा का पूरा मैटर है वो क्लियर हो चुका होगा। तो एक अच्छा सा आर्टिकल था जो कि आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे जो फैक्ट्स हैं, काफ़ी सारे जो डेटा है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। देखो आज हमारा कोई भी मेंस का क्वेश्चन नहीं है, तो मेंस का क्वेश्चन का आज ऑफ है। ठीक है, आज आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो प्रीवियस ईयर का और खुद से उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, बट आज कोई भी हमारे पास में सवाल मेंस वाला है नहीं। नाउ फटाफट आते हैं हम लोग अपने बिजनेस सेक्शन पर, देखेंगे और क्या है काम की चीज़। तो बिजनेस पेज पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को, अरे भैया कहाँ गया, एक सेकेंड को यार, हाँ आगे है। बिजनेस पेज पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आपको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बताया है ना, पीएमआई के बारे में कल समझाया था ना। तो कल वाला वीडियो ओपन करो और आगे बढ़ जाओ, एडिटोरियल से जस्ट थोड़ी देर पहले आना, आपको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में पता चल जाएगा। तो कल वाला आर्टिकल ही हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर रखा है। कल मैंने ऑलरेडी आपको सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करवा दी है इसमें, तो यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ है नहीं। नाउ आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब हमारे पास में सारे आर्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को देखते हैं। प्रीलिम्स का आखिरकार आंसर क्या था उस सवाल का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं, ध्यान रखना। ठीक है, स्टेटमेंट क्या था, बोला जा रहा था कि बुलंद दरवाज़ा और जो खानका है फतेहपुर सिकरी में, यहाँ पर वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, ऐसा नहीं है। दूसरा यहाँ पे रूमी दरवाज़ा जो लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, बड़ा इमामबाड़ा है, तो यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं, ऐसा कह सकते हो। तो 2018 का यहाँ पर ये प्रीलिम्स का सवाल था। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।